लास्ट लेक्चर में मैंने दो जो है मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स के हवाले से बात की थी। अगेन मैं उनको रिव्यू कर दूं। हमारी जो पहला ऑब्जेक्ट था वो है बाइनरी ऑपरेशन। और बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ये कौन सा मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, ये हमने कल डेफिनेशन में पढ़ा। बेसिक ये एक फंक्शन होता है, ठीक है। और अगर ये एक फंक्शन है तो ये किन दो सेट्स को रिलेट करता है, ये भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा। तो ये किसी भी सेट की क्रॉस प्रोडक्ट से उसी सेट को रिलेट करता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा फंक्शन जो किसी सेट की क्रॉस प्रोडक्ट को उसी सेट से रिलेट करे, ऐसे फंक्शन को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। और अगर हम किसी सेट पे ऐसा फंक्शन डिफाइन कर सकें तो हम उस सेट को हम कहते हैं कि ये सेट जो है इस बाइनरी ऑपरेशन की रिस्पेक्ट से क्लोज्ड है। और दूसरा जो हमने ऑब्जेक्ट डिस्कस किया था वो था हमारा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो है ये हमने कल जब इसकी डेफिनेशन पढ़ी तो उसके अंदर हमने ये बताया कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो है एक टुपल होता है, ठीक है। और टुपल में जो इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होता है और इसके जो बाकी के कंपोनेंट्स आते हैं उनमें बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन हमने इसकी ये की थी कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। तो हम इसी के हवाले से कुछ एग्जांपल्स वगैरह ज़रा डिस्कस कर लेते हैं ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट दे दी जाए तो हम कैसे उसको डिसाइड करेंगे कि वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है या नहीं है, ठीक है। देखिए एग्जांपल नंबर 1 है कि अगर मैं ये पेयर लिखूं एन प्लस, मैंने एक पेयर लिखा है, इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और उस पर मैंने जो ऑपरेशन डिफाइन किया है वो एडिशन है। अब डिसाइड ये करना है कि ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है या नहीं है, ठीक है। तो अगर एक सेट दिया हो और उस पर ऑपरेशन डिफाइन किया हो तो ये डिसाइड करना कि ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है या नहीं है, तो कैसे इसको डिसाइड करेंगे, ठीक है। इसका तरीकाकार ये है कि अगर इस एडिशन को हम n क्रॉस n से n पे एज ए फंक्शन लिख सकें तो ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर नहीं है। और ये बात हमें पता है कि जब भी हम दो नेचुरल नंबर्स लें उनका जो सम है वो भी एक नेचुरल नंबर ही बनता है, ठीक है। तो दो नेचुरल नंबर का ये हमारा बेसिक नॉलेज है जिसको हम यूज़ करके ये बात बता सकते हैं कि दो नेचुरल नंबर का सम जो है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। जब हम ये बात कह सकते हैं तो इस बात का मतलब बेसिकली यही है कि हम जो ये जो ऑपरेशन है एडिशन का, इसको हम n क्रॉस n से n पे एज ए फंक्शन लिख सकते हैं। क्योंकि n क्रॉस n टू n में एज ए फंक्शन लिखने का मतलब ये क्या है, ये कल मैंने एक्सप्लेन करके बताया था कि a क्रॉस a टू a का मतलब क्या है कि हम n से दो एलिमेंट्स लें, उस पर वो ऑपरेशन अप्लाई करें, अगर आंसर n का एलिमेंट बने तो इसका मतलब वो n वो उस सेट की क्रॉस प्रोडक्ट से उसी सेट में एज ए फंक्शन लिखा जा सकता है। तो क्योंकि हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि हर दो नेचुरल नंबर का सम जो है वो भी एक नेचुरल नंबर होता है, मैथमेटिकली इस बात का मतलब ये है कि
कि हम एडिशन को n क्रॉस n टू n एज ए फंक्शन लिख सकते हैं। और अगर एडिशन को n क्रॉस n टू n एज ए फंक्शन लिख सकते हैं, इस बात का मतलब ये है कि जो एडिशन जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, ऑन n, ठीक है। और अगर एडिशन जो है वो ऑन n एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो इनकी जो कलेक्शन बनेगी, जो इनका पेयर बनेगा n और एडिशन का, बाय डेफिनेशन वो क्या होगा, वो एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं इस पेयर के हवाले से बात करूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लें और साथ जो है प्रोडक्ट ले लें, ठीक है। तो जो जो फर्स्ट वाली है उसका जो आंसर क्या हुआ, यस, तो ये एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिमिलरली जो सेकंड मैंने पेयर लिखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट, इसका भी आंसर क्या है, यस, ये भी एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। क्यों ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि प्रोडक्ट को हम दो फ्रॉम द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ n टू n एज ए फंक्शन लिख सकते हैं। और क्यों लिख सकते हैं, अगेन वही बात कि हमें पता है कि दो नेचुरल नंबर की दो जो प्रोडक्ट होती है वो भी हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होती है, ठीक है। तो अगेन फ्रॉम आवर बेसिक नॉलेज, हम अपना बेसिक नॉलेज यूज़ करते हुए ये बता सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसको हम n क्रॉस n टू n एज ए फंक्शन लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये पेयर भी जो हमारा है n टुगेदर विद द मल्टीप्लिकेशन, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, ये भी एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर रियल नंबर्स की बात करें, तो हमें पता है हर दो रियल नंबर जो हैं उनकी एडिशन भी रियल नंबर होती है, तो इसलिए सेट ऑफ रियल नंबर टुगेदर विद द एडिशन जो है वो भी एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होगा। और इसी तरह रियल नंबर्स की प्रोडक्ट जो है वो भी हमेशा, हर दो रियल नंबर्स की प्रोडक्ट जो है वो भी हमेशा रियल नंबर ही होती है, इसलिए सेट ऑफ रियल नंबर्स टुगेदर विद द मल्टीप्लिकेशन वो भी एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट कर दूं, कि अगर मैं सेट ले लूं आर, ये आर से मुराद मेरी सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है। और टुगेदर विद सब्ट्रैक्शन, क्या ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होगी या नहीं होगी, तो इसके लिए भी आंसर है यस, ठीक है। और अगेन रीज़न क्या है, रीज़न वही है कि हमें पता है कि जब भी दो रियल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अगेन एक रियल नंबर बनता है, ठीक है। और इस बात का मतलब, जब हम ये बात बोल रहे होते हैं कि दो रियल नंबर्स की, हर दो रियल नंबर्स की सब्ट्रैक्शन जो है वो हमेशा एक रियल नंबर होता है, तो असल में हम ये बता रहे होते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन जो है वो आर क्रॉस आर टू आर पे एज ए फंक्शन लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अगर सब्ट्रैक्शन जो है वो एज ए फंक्शन लिखा जा सकता है आर क्रॉस आर टू आर में, तो इस बात का मतलब ये है कि जो सब्ट्रैक्शन जो है वो ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर एक बाइनरी ऑपरेशन है। और अगर ये बाइनरी ऑपरेशन है तो फिर इनकी जो कलेक्शन होगी, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर टुगेदर विद सब्ट्रैक्शन जो है, ये भी एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ही होगा, ठीक है। और अगेन अगर मैं ये पेयर ले लूं, सेट ऑफ रियल नंबर्स टुगेदर विद द डिवीजन, ठीक है। ये मैंने जो स्लैश का वर्ड यूज़ किया है, राइट स्लैश, इसका मतलब मैं ले रहा हूँ डिवीजन, क्या ये पेयर अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होगा या नहीं होगा, तो आंसर है नो, ठीक है। कि ये जो पेयर है, जो सेट ऑफ रियल नंबर है टुगेदर विद द ऑपरेशन डिवीजन जो है, ये एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर नहीं है। ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्यों नहीं है, क्योंकि हम इस डिवीजन को आर क्रॉस आर से आर पे एज ए फंक्शन नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि
हर दो रियल नंबर्स की जो डिवीजन है वो हमेशा एक रियल नंबर नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं तो कोई भी रियल नंबर ले लूँ, फॉर एग्जांपल 3 ले लूँ, ठीक है, और 3/0 लिखूँ तो ये हमारे पास इन्फिनिटी बनता है। और इन्फिनिटी जो है ये हमारे पास ये रियल नंबर नहीं है। इसका मतलब अगर हमें ये एक पेयर मिल गया, दो रियल नंबर्स मिल गए जिनको अगर हम आपस में डिवाइड करें, इसको क्वोशंट में लिखे तो ये रियल नंबर नहीं बनता है। इसका मतलब यही है कि अगर कोई से भी दो एलिमेंट ऐसे मिल जाए जो जिन पे ऑपरेशन अप्लाई करें और वो उसी सेट का एलिमेंट ना बने, तो इसका मतलब कि हम उस ऑपरेशन को उस सेट की क्रॉस प्रोडक्ट से उसी सेट में एज ए फंक्शन नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर हम इस डिवीजन को आर क्रॉस आर से आर एज ए फंक्शन नहीं लिख सकते, इसलिए जो हमारे पास कलेक्शन बनेगी आर की टुगेदर विद द ऑपरेशन ऑफ द डिवीजन, ये एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर नहीं होगी। ठीक है, ये बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और सिर्फ ये बेसिक आइडिया समझाने के लिए कि कब कोई सेट जो है टुगेदर विद द ऑपरेशंस बाइनरी ऑपरेशन जो है टुगेदर विद द ऑपरेशंस वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा और कब वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। जब ऑपरेशन जो हैं वो बाइनरी ऑपरेशन होंगे तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, अगर ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होंगे तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। और बाइनरी ऑपरेशन होने का मतलब क्या है कि हम उस ऑपरेशन को उस सेट की क्रॉस प्रोडक्ट से उसी सेट में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और उसकी कुछ सिंपल एग्जांपल्स के एक्सप्लेन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन कोई करना चाहता है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। चलें, अगर ये बात क्लियर है तो फिर जो नेक्स्ट मेरी डेफिनेशन है वो है ग्रुप। और ग्रुप के हवाले से जो ग्रुप है, हम आगे मैं डेफिनेशन में दिखाऊंगा कि ये एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ग्रुप जो है ये एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है कि हम ये एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, इस पर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा और फिर कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। और इस ग्रुप स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं आगे, और उनमें एक टाइप आप पढ़ चुके हैं, और वो कौन सी टाइप? वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो कि ग्रुप स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और इस कोर्स के अंदर जो स्टार्टिंग में मैं आपको स्ट्रक्चर जो इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, ठीक है, वो है रिंग स्ट्रक्चर। यानी कि लास्ट सेमेस्टर में आप ग्रुप स्ट्रक्चर के ऐसा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है जो ग्रुप स्ट्रक्चर बनाएगा, और इस सेमेस्टर के अंदर जो हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो वो रिंग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और रिंग स्ट्रक्चर आपको इजीली समझ आ जाएगा अगर आपको ग्रुप स्ट्रक्चर समझ में है, ठीक है। वो आपको डेफिनेशन से भी क्लियर हो जाएगा। तो ग्रुप की डेफिनेशन आपने की होगी, मैं डेफिनेशन यहाँ पे अगेन यहाँ पे एज ए रिव्यू लिख देता हूँ। वो डेफिनेशन क्या है? एन algebraic structure G homosteric is called a group if, ठीक है। अब देखें, मैंने कहा कि ग्रुप जो है एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होगा जो कि ग्रुप कहलाएगा, और उसको अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होगा? एक पेयर होगा बेसिकली। और पेयर में क्या है? फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि अगर अगर आपको अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन याद हो, अगर मैं इस पेयर को अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कह रहा हूँ तो इस बात का मतलब यही है कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन जी, ठीक है। अगेन जरा ये बात देख लें, मैंने यहाँ पे क्या इस पेयर को क्या कहा है? ये एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है।
अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता है क्या, ये एक टुपल होता है जिसका फर्स्ट कंपोनेंट एक नॉन एम्प्टी सेट होता है और बाकी सारे कंपोनेंट जो हैं वो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं ऑन दी नॉन एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे मैं पेयर ले रहा हूँ और आपने इसको ऑलरेडी जो है डिनोट भी किया होगा पेयर के साथ कि फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट होगा और सेकंड कंपोनेंट जो है वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, अगर ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है और ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो है इसे हम ग्रुप कहेंगे अगर क्या हो, अगर ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, और एसोसिएटिव लॉ क्या है वो आपको पता है कि द स्टेरिक फॉर एनी थ्री एलिमेंट्स ऑफ जी, ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी जो है वो इक्वल टू होना चाहिए ए इंटू ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी है। ठीक है, और सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस। चलो मैं ये प्रॉपर्टी भी साथ लिख देता हूँ। जो एसोसिएटिव लॉ है ये क्या बनेगा, फॉर ऑल ए बी सी इन जी satisfying A steric B steric C is equal to A steric B steric C। ठीक है, कि जी के तमाम हर तीन एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो तो हम कहते हैं कि एसोसिएटिव लॉ जो है इसमें होल्ड करता है। जो सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है कि एक ऐसा एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको हम किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो उस एलिमेंट पर फर्क ना पड़े। ठीक है, तो फॉर ऑल ए इन जी देयर एग्जिस्ट, लेट्स से हम उसको ई से डिनोट कर देते हैं, ई इन जी के जी के हर एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट जी के अंदर होना चाहिए सच दैट ए steric E is equal to E steric A is equal to A। ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट जिसको जी के किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करवाएं तो वो उस एलिमेंट पे कोई इफेक्ट ना हो। अगर ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो हम उसे कहते हैं ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, अगर ये स्टेरिक अगर आप एडिशन लेंगे तो यूजुअली वो ज़ीरो एलिमेंट होता है, और अगर ये स्टेरिक के अंदर मल्टीप्लिकेशन लेंगे, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो वो यूजुअल वन एलिमेंट बनेगा। ठीक है, और अगर स्टेरिक जो है वो कोई यूजुअल ऑपरेशन नहीं होगा तो फिर आइडेंटिटी भी हो सकता है कि वो यूजुअल ज़ीरो और वन ना हो। और थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। हाँ जी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट क्या होगी? सर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसको किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी मिल जाए। दो एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर आइडेंटिटी मिलती है तो एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ठीक है, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट का मतलब बेसिकली ये है, ये क्या प्रॉपर्टी है कि हम
जी का कोई भी एलिमेंट लें तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिसको, जिन दोनों को आपस में ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए। ठीक है, तो अगर हर हर एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो फिर इसका मतलब हम कहते हैं कि ग्रुप के अंदर ये जो इन्वर्स एलिमेंट की एग्जिस्टेंस है, हर एलिमेंट, अगर हर एलिमेंट के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ठीक है, अगर कोई एक एलिमेंट भी ऐसा मिल गया जिसके लिए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम कहेंगे ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। ठीक है, तो बट इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ इस प्रॉपर्टी की। वो क्या है? फॉर ईच A in G, there exists, let's say, B in G such that A steric B is equal to B steric A should be equal to E। ठीक है, लाइक अगर जी के हर एलिमेंट के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हो, इसका मतलब क्या होगा? जी के हर एलिमेंट का अंडर स्टेरिक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और अगर हर एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब उस सेट के अंदर ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ठीक है, लेकिन अगर किसी एक एलिमेंट के लिए भी ये एग्जिस्ट ना की तो फिर इसका मतलब ये प्रॉपर्टी जो है वो इस सेट के अंदर होल्ड नहीं करती। ठीक है, तो ये मैंने ग्रुप की डेफिनेशन लिखी है कि ग्रुप क्या है। ग्रुप एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, उसको डिनोट कैसे करते हैं? वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, और किस तरह का अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है? वो एक पेयर है। ठीक है, पेयर फर्स्ट किस तरह का पेयर है? फर्स्ट कंपोनेंट उसका एक नॉन एम्प्टी सेट होगा और सेकंड कंपोनेंट एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। जैसे मैंने डेफिनेशन के अंदर अगर लिखा है एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जी स्टैटिक, अगर मैंने इसको अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कह रहा हूँ तो इस बात का मतलब ये कि फर्स्ट कंपोनेंट एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टैटिक जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन जी। और अगर अगर आप देखें तो यूजुअल जो डेफिनेशन लिखते हैं उसके अंदर चार हम कंडीशंस पुट कर रहे होते हैं। पहली कंडीशन होती है क्लियर लॉ, दूसरी है एसोसिएटिव लॉ, तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अब बाज बुक्स देखते हैं तो उसके अंदर चार प्रॉपर्टीज लिखी होंगी और बाज बुक्स के अंदर तीन प्रॉपर्टीज लिखे होते हैं। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन है डेफिनेशन। मैं अगर ऊपर डेफिनेशन में ये लिखूंगा कि जी इज ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टैटिक इज एन ऑपरेशन ऑन जी, यानी कि अगर मैंने स्टैटिक को वहां पे नहीं लिखूंगा कि ये बाइनरी ऑपरेशन है तो पहले इसको बाइनरी ऑपरेशन प्रूव करना पड़ेगा। और बाइनरी ऑपरेशन प्रूव करने के लिए अभी मैंने ऊपर अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के अंदर जो है डिटेल में डिस्कस किया है कि बाइनरी ऑपरेशन कैसे प्रूव होगा, जब इसको मैं जी क्रॉस जी से जी में एज ए फंक्शन लिख सकूंगा। और जी क्रॉस जी से जी में कब एज ए फंक्शन लिख सकूंगा? जब मैं प्रूव करूंगा कि इसके हर कोई से दो एलिमेंट लें, हर दो एलिमेंट को जब ऑपरेट करेंगे स्टैटिक के साथ तो उसी सेट का एलिमेंट बनेगा। ठीक है, तो ये एक बात मैं ऑलरेडी जब इसको अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कह दिया कि ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है तो इस बात का मतलब यही है कि ऑटोमेटिकली स्टैटिक जो है वो बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी है। और स्टैटिक अगर बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी है तो इस बात का मतलब ये है कि ये जी क्रॉस जी से जी में एज ए फंक्शन लिखा जा सकता है और ऑटोमेटिकली अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहने के अंदर ये बात छुपी हुई है जी जो है वो क्लोज है अंडर स्टैटिक। इस वजह से मैंने प्रॉपर्टीज के अंदर ये नहीं लिखा। ठीक है, तो ये जरा डिफरेंस अगेन डेफिनेशन में देख लें। अगर मैं ऊपर वर्ड अलजेब्राइक स्ट्रक्चर यूज ना करता तो फिर मुझे ये प्रॉपर्टी लिखनी पड़नी थी, क्योंकि मैंने ऊपर अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कह दिया तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली उसके अंदर प्रॉपर्टी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अगर सबसे पहले आपने जब भी कोई एक सेट दिया हो, ठीक है, अगेन मेरी बात जरा सुन लें। दो डिफरेंट बातें हैं। एक ये कि मैं एक आपको चेक करें कि इस ऑपरेशन की रिस्पेक्ट से ये ग्रुप है या नहीं है, फिर ये स्टैटिक बाइनरी ऑपरेशन है या जी और बाइनरी ऑपरेशन। अगर ऐसा हुआ नहीं तो पहले इसको अलजेब्राइक स्ट्रक्चर प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले क्लियर लॉ करना पड़ेगा।
अगर जी एंड जो है वो क्लियर स्टैटिक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और जब वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनेगा तो फिर अगली 3 प्रॉपर्टीज यही हैं जो मैंने लिखी हैं। लेकिन अगर मैं स्टार्ट में ये कह देता हूँ कि जी एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टैटिक उसका बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसका मतलब यही है कि ये जी जो है अंडर दिस ऑपरेशन ऑलरेडी क्लोज है। और अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो गिवन इंफॉर्मेशन को प्रूव नहीं किया करते, गिवन इंफॉर्मेशन को जस्ट यूज किया करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने क्लियर प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपको इंफॉर्मेशन दे दी कि ये होल्ड करती है, जस्ट आपने बाकी रिमेनिंग प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करनी है। जी क्लियर है ग्रुप की डेफिनेशन? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट जो है डेफिनेशन जो मैं करना चाह रहा हूँ वो है, ये हमारी पहली डेफिनेशन है जो आपने पहले नहीं पढ़ी होगी, और वो है रिंग। ठीक है, और हमने बेसिक हमारा जो टारगेट है, सबसे पहले अलजेब्राइक नंबर थ्योरी को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा रिंग थ्योरी के हवाले से। रिंग क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, मैं रिंग की डेफिनेशन करता हूँ, और फिर उसके बाद अगर कोई इस पर क्वेश्चन करना चाहें तो क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको देता हूँ। रिंग क्या है? एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर तो अगर आप ये पहले 3 वर्ड्स देखें, जैसे जो है ये भी एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ही होगा। अगर एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है तो इस बात का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर एक नॉन एम्प्टी सेट होगा और एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन होंगे। ठीक है, और ये जो ग्रुप है ये कैसा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो पेयर की फॉर्म में होता है, लेकिन जो रिंग है ये एक अलजेब्रा है जो यहाँ पे आर से मुराद रिंग है। ठीक है, यहाँ जैसे जी ग्रुप की जगह जी लिख दिया है तो जी कोई भी सेट हो सकता है। यहाँ पे मैंने रिंग की जगह आर लिख दिया और आर कोई भी सेट हो सकता है। ठीक है, और टुगेदर विद टू बाइनरी ऑपरेशन, जो रिंग स्ट्रक्चर है इसके अंदर 2 बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। एक ऑपरेशन को मैंने स्टैटिक से डिनोट कर दिया है और एक ऑपरेशन को मैंने डॉट से डिनोट कर। ठीक है, और अगर आप इसको मोर जनरल लिखना चाहें तो मैं फर्स्ट वाले को स्टैटिक से डिनोट कर देता हूँ और दूसरे वाले को मैं सर्कल से डिनोट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास रिंग जो है ये एक अलजेब्रा। ठीक है, और 3 टुपल है तो इसमें फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट होगा और जो बाकी 2 कंपोनेंट्स होंगे वो 2 डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशंस होंगे। ठीक है, एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर R is called a ring if the following axioms hold। ठीक है, तो कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपको दिया हो तो वो रिंग कहलाएगा अगर ये एक्सियम्स वो जो है सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, लेकिन अगेन इसमें कंडीशन क्या है कि इसके अंदर एक नॉन एम्प्टी सेट होगा और 2 बाइनरी ऑपरेशन होंगे। जी फर्स्ट जो है इसकी प्रॉपर्टी, ये जो आर है ये टुगेदर विद द स्टेरिक, विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक शुड बी एन, जो जब हमने 3 टुपल लिखा है उस 3 टुपल के अंदर जो पहला बाइनरी ऑपरेशन है जिसको हमने स्टैटिक से डिनोट किया, तो ये पहले बाइनरी ऑपरेशन की रिस्पेक्ट से क्या होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। और अबेलियन ग्रुप के लिए क्या चेक करना पड़ेगा आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ग्रुप प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, और ग्रुप प्रूफ करने के लिए आपको
स्टैरिक क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बाइनरी ऑपरेशन है तो क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ना बताया तो फिर चेक करने की ज़रूरत है। तो फिर आपको मज़ीद जो है इसमें एसोसिएटिव लॉ प्रूव करना है, इसमें आपने आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस प्रूव करनी है और मज़ीद आपने एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी इसमें चेक करनी है। और ये ग्रुप और अबिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए आपको कमोटेटिव लॉ जो है इसके अंदर प्रूव करना पड़ेगा। और कमोटेटिव लॉ आपको पता है कि फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए स्टैरिक बी शुड बी इक्वल टू बी स्टैरिक ए, ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अगर वो प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करेगी तो ये अबिलियन ग्रुप बनेगा। तो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन की रिस्पेक्ट से ये क्या होना चाहिए, ये अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। और जो सेकंड प्रॉपर्टी है दिस आर should be a semi group with respect to the second binary operation, ठीक है। तो पहले बाइनरी ऑपरेशन की रिस्पेक्ट से ये अबिलियन ग्रुप होना चाहिए और दूसरे बाइनरी ऑपरेशन की रिस्पेक्ट से ये सेमी ग्रुप होना चाहिए। और सेमी ग्रुप कब होगा, जब इस ऑपरेशन की रिस्पेक्ट से क्लोज्ड होगा और एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, ठीक है। इस और अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज में दूसरे बाइनरी ऑपरेशन की रिस्पेक्ट से हैं तो ये सेमी ग्रुप है। और थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड, और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं वो होल्ड करने चाहिए, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज कौन से हैं, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है जी, फॉर ऑल ए बी एंड सी इन आर, आर के हर तीन एलिमेंट्स के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। ए कंपोज विद बी स्टेरिक सी should be equal to A composed with B steric A composed with C, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे यूजुअल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन लिखूंगा तो ये बनेगा A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा। और जो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो क्या होगा जी, लेट से अगर मैं ये लिख लेता हूँ A steric B composed with C, this should be is equal to A composed with C into steric B composed with C, ठीक है। तो ये मैंने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे लिखी है। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टीज कोई अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो है टुगेदर विद टू बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई करता है तो उसे हम कहते हैं कि ये एक रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर आप रिंग स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखें तो आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं अगर आपको ग्रुप स्ट्रक्चर प्रूव करना आता है, ठीक है। क्योंकि पहली प्रॉपर्टी वही है कि आपने इसमें जो स्टैरिक की रिस्पेक्ट से इसमें को अबिलियन ग्रुप प्रूव करना है। सेकंड प्रॉपर्टी भी वो ग्रुप से रिलेटेड है। ये सारी प्रॉपर्टी चेक करने के बजाय जस्ट क्लियर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लॉ इसके अंदर प्रूव करना है। और थर्ड सर प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हाँ जी सर जो सेकंड प्रॉपर्टी है सेमी ग्रुप की, इसमें जस्ट हम वो एसोसिएट वाला नहीं प्रूव करेंगे, क्लोजर तो बाय डेफिनेशन नहीं हो जाएगा क्योंकि हम अगर अलजेब्रिक गिवन है, अगर तो वो स्ट्रक्चर कह रहे हैं। गिवन है, अगर गिवन है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है तो फिर सिर्फ एसोसिएटिव लॉ प्रूव करना है, ठीक है। और अगर ये स्टेटमेंट के अंदर गिवन ना हुआ, जस्ट ये गिवन हुआ कि ये कोई ऑपरेशन है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव करनी पड़ेगी, ओके ठीक है। सर। ठीक जी है, सर। लेकिन यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। कि आज जो है मैंने मजीद दो चीज़ों को एक्सटेंड किया है, एक ग्रुप स्ट्रक्चर और एक रिंग स्ट्रक्चर।
ठीक है। तो नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो रिंग स्ट्रक्चर के हवाले से होगा कि रिंग स्ट्रक्चर की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज